हाय गाइस। तो पहले ना कल कल और परसों मतलब थोड़े दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया था कि बैंक ऑडिट के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक चैप्टर 3 का रिवीजन खत्म कर दिया है। अभी हम लोग बैंक ऑडिट का रिवीजन पहले कर लेते हैं, फिर चैप्टर 4 5 जैसे चलता है वैसे चलेगा। ठीक है। बैंक ऑडिट में क्या है कि बैंक ऑडिट ऑब्वियसली बैंक ऑडिट के ऊपर है। उसमें फर्स्ट है कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने टाइप के बैंक होते हैं। नॉर्मली क्या, टोटल 6 तरह के बैंक है। ठीक है। एक है कमर्शियल बैंक, एक है कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी जस्ट आया है, और डेवलपमेंट और पेमेंट बैंक ऑब्वियसली। पेमेंट बैंक तो आपको पता ही होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सारे। स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है, फिर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शायद आप लोग सुने होंगे जो इन्वेस्टिंग कर रहा होगा। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आप सुने होंगे। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। पहले कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड, मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू जनरल पब्लिक, अदर्स एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ। उसका मेन दो फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। उसका मेन दो फंक्शंस क्या है, एक्सेप्टिंग दैट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। ठीक है। हाँ। कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इट फंक्शंस लाइक कमर्शियल बैंक। ठीक है। इट फंक्शंस लाइक कमर्शियल बैंक बट सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है। इट यूजुअली कैटर्स द नीड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। जैसे ये बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरल पब्लिक और अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को प्रोवाइड करता था। ये मेनली कोऑपरेटिव बैंक क्या है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स को वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मायादीप एक्सेट्रा। ठीक है। रूरल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक ये क्या है, ये ऑल्सो नोन एज आरआरबी। ठीक है। ऑब्वियसली आप नाम से ही समझ पाओगे कि दे आर सेटअप इन रूरल एरियाज एंड वो क्या है, बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करता है फॉर रूरल कम्युनिटीज। ऑब्वियसली उन लोगों का नॉर्मली क्या है कि जहाँ पे रूरल एरिया है ना, तो ऑब्वियसली उधर वो सब मतलब फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि वो सब फैसिलिटी बहुत, क्रेडिट कार्ड तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे जगह तो ऐसे भी है कि नॉर्मल बहुत सारे टाइप के लोन्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। तो वो अलग बात है। उसका एग्जाम्पल्स क्या है, पंजाब त्रिपुरा इलाहाबाद ग्रामीण बैंक। पंजाब त्रिपुरा इलाहाबाद ग्रामीण बैंक। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक, it had been conceptualized to provide funds for industrial facilities या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आईएफसीआई एंड आईडीबीआई। स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट हैव बीन सेट अप बाय आरबीआई टू मेक अवेलेबल बेसिक एंड फाइनेंशियल बैंकिंग basic financial and banking facilities to unserved unserved and unorganized sectors। ठीक है। like small marginal farmers, small micro business units etc। ये आप तो एग्जांपल तो देख ही चुके हैं। हाँ। पेमेंट बैंक मैंने बोलना ही भूल गया। पेमेंट बैंक क्या है, दे आर न्यू टाइप ऑफ बैंक। ठीक है। which have been recently introduced by आरबीआई। ठीक है। दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट। मतलब आप पेटीएम या फिर एयरटेल, ये सारे अगर पेमेंट बैंक आप यूज किए होंगे तो आपको याद होगा कि वो मतलब
एफडी के रूप में ही, लाइक उधर एफडी करना ही ऐसा है कि आप एफडी करके ही पैसा डाल सकते हो, नॉर्मली पैसा नहीं डाल सकते हो ऐसा। बट दे कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एंड कस्टमर कैन ओपन करंट एंड सेविंग अकाउंट एंड ऑल्सो अवेल द फैसिलिटी ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। अभी जो बैंक्स का जो गवर्निंग बॉडी है ना, वो है आरबीआई। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? आरबीआई रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट, मतलब जिससे लेके जो इंडियन फाइनेंस, मतलब कोई भी चीज बनता है, कॉन्स्टिट्यूटेंट मतलब जैसे सोचिए कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत मतलब ये सारे चीज को लेके, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज को लेके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कंस्टिट्यूट करता है कुछ चीज को, जिसको लेके कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ आवर, ठीक है। रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक, क्या क्या है फिर? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है आरबीआई का? इशुएंस ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू, acting as banker to central and state government, acting as banker to commercial and other types of banks, including term lending institutions. तो फंक्शंस क्या है आरबीआई का? इशुएंस ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू, acting as banker to the central and state government, acting as banker to the commercial and other types of banking institutions, including term lending institutions, ठीक है। अच्छा, कितने तरीके के बैंक ऑडिट रिपोर्ट होता है, ठीक है। एक होता है कि रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा है कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एलएफएआर। फिर है रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक हैव बीन कंडक्टेड, मतलब जो आरबीआई इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से ट्रेजरी का ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और report on whether any serious irregularity was noticed in the working of a bank which requires immediate action, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक द ऑडिटर रिक्वायर्ड टू, हाँ नेशनलाइज बैंक के लेके लाइक इधर एक ऑडिटर का एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए रिपोर्ट टू द सेंटर इन विच ही हैज टू स्टेट द फॉलोइंग, क्या क्या? whether in his opinion the financial statement present true and fair view of the affairs of the, मतलब जो बैंक अपना ऑपरेशन चलाता है ना, तो वो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे उसके ऑपरेशंस को लेके। whether or not the transactions of the bank which have been come to his notice have been made, मतलब जो बैंक जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो क्या बैंक का पावर भी है करने का, या फिर अनऑथराइज मतलब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। whether or not the returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purposes of its audit, ठीक है। and any other matter which मतलब which the auditor considers should be brought to the notice of central government, ठीक है। तो क्या क्या है? एक तो whether the financial statement present true and fair view, whether or not the transaction of the bank have been made within the power of the bank, whether or not the returns received from the offices and branches have been found adequate, and any other matters which he considers, मतलब auditor considers should be brought to the notice of the central government, ठीक है। Statutory central auditors are required to submit
एल एस लेटेस्ट बाई 30 जून, मतलब लास्ट 30 जून तक रिपोर्ट जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट में पानी पी लो। अच्छा, ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? बैंकिंग कंपनी में एजीएम ऑफ ए शेयर होल्डर ऑब्वियसली, मतलब एजीएम में शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करेंगे। नेशनलाइज बैंक में बीओडी, मतलब नॉर्मली बैंकिंग कंपनी में क्या होता है कि शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है एजीएम में, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक में क्या होगा? बीओडी अपॉइंट करेगा। एंड रूरल रीजनल बैंक में क्या होगा? ऑडिटर आर टू बी अपॉइंटेड बाय द कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल, मतलब बैंक ही अप्रूव करेगा लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रेमुनरेशन मतलब जो भी अपन करेगा वही पैसा देगा। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द डिस्कशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम and the audit engagement partner should be done on the suspectability of the branch financial statement to be material। मतलब क्या है, एक डिस्कशन होना चाहिए बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब जो पार्टनर है और जो एंगेजमेंट टीम का मेंबर है, उसमें डिस्कशन होना चाहिए ऑन द सस्पेक्टिविटी ऑफ द बैंक ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड। ठीक है, these discussions are ordinarily done at the planning stage। कौन से टाइम पे होता है? एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरीली इंक्लूड्स ए डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जो डिस्कशन होता है वो कौन कौन से मैटर्स को, मतलब नॉर्मली कौन कौन से, जनरली कौन कौन से मैटर इंक्लूड होते हैं वो डिस्कशन में। फर्स्ट है कि एरर दैट मे बी लाइकली टू अकर। ठीक है, फिर क्या है? एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स। मेथड बाय व्हिच fraud can be perpetrated by banks personnel on or others within particular account balance। मतलब अच्छा मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ फिर। ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या? एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। Need to maintain professional skepticism throughout the audit engagement and need to alert for information or other conditions that indicate a material misstatement may have been occurred। ठीक है, तो ये डिस्कशन क्या इंक्लूड करता है? एक तो एरर्स दैट मे बी लाइकली टू अकर, एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स, मेथड्स बाय व्हिच फ्रॉड कैन बी परपिट्रेटेड, मतलब जो बैंक्स पर्सनल है या फिर अदर, वो कैसे फ्रॉड कर सकता है विद इन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। ठीक है, ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नीड टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आपको एकदम अलर्ट रहना है कोई भी मिसस्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप 100 चीजें चेक करने लो लेकिन फर्स्ट के 30 40 50 60 ऐसा हुआ कि ठीक निकल गया, तो आप 100 चीजें चेक नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ठीक है, आप ऐसे मान नहीं सकते कि हाँ अगर 60% ठीक हुआ तो 40% भी ठीक ही होगा, क्योंकि 40% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, आप 1 2% फिर भी छोड़ सकते हो, 3% 5% फिर भी छोड़ सकते हो, आप 40% नहीं छोड़ सकते ना, ऐसा। एंड नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशंस दैट इंडिकेट्स ए मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मे हैव बीन अकर्ड। इसका मतलब क्या? वो चीजों के लिए अलर्ट रहो कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि वो इंडिकेट कर सकता है दैट द मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मे हैव बीन अकर्ड। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेज है, it enables the engagement team to consider appropriate responses to fraud risk। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इट enables the engagement team to consider appropriate responses to fraud risk। ठीक है, it further enables the engagement partner to delegate the work to the experienced engagement team member। It further enables the engagement partner to delegate the work to the experienced engagement team members। ठीक है, and the audit engagement partner may review
the need to involve specialists to address the issue relating to fraud. The audit engagement partner may review the need to involve to address the issue relating to fraud. ठीक है, तो क्या एडवांटेज है? एक तो है it enables the engagement team to consider appropriate responses to for this. It further enables the engagement partner, मतलब जो engagement partner है, to delegate the work to the experienced engagement team member. और इससे engagement partner रिव्यू कर सकता है क्या इधर कोई नीड है क्या स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने के लिए. ठीक है, to address the issue relating to fraud. अच्छा, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम. ऑब्वियसली आप जब चैप्टर 6 पढ़े होगे तो उसमें एक प्लानिंग मेमोरेंडम है. प्लानिंग मेमोरेंडम नहीं, मेमोरेंडम ऑफ ऐसा कंप्लीशन मेमोरेंडम. हाँ, कंप्लीशन मेमोरेंडम है. ठीक है, ये है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम. ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या है? द ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम. मतलब जो ऑडिट प्लान है उसको समराइज करना चाहिए ऑडिटर को बाय प्रिपेयरिंग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू. क्यों करना चाहिए? डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म. क्योंकि टू बी परफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये प्लानिंग में है ना, प्लानिंग स्टेज पे. ठीक है. हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज. रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली प्लानिंग के टाइम पे यही होता है ना, एंड उसके पहले लाइक पहले रिस्क असेसमेंट करोगे फिर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना. फिर provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responses to engagement risk, pervasive risk and specific risk and other matters affecting the audit engagement. ठीक है, तो किस लिए ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम तैयारी करना है, लाइक प्रिपेयर करना है? डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू बी परफॉर्म, highlighting all significant issues and risks identified during the planning and risk assessment activities, and provide evidence that they have been planned the audit engagement appropriately. मतलब ऑडिट एंगेजमेंट अप्रोप्रिएटली प्लान हुआ है एंड हैव रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क एंड अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, इसे 240 हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट बैंक ऑडिट में है. वो क्या है? इसे 240 द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोलता है ये? Auditor objective is to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement. The auditor's objective is to identify and assess risk of material misstatement in the financial statement due to fraud. To obtain sufficient appropriate audit evidence, on those identified misstatements and to respond appropriately. ठीक है, auditor's objective क्या है? Auditor objective is to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement due to fraud. और क्या है? To obtain sufficient appropriate audit evidence on those identified misstatements and to respond appropriately. ठीक है. The attitude of professional skepticism should be maintained by the auditor so as to recognize possibilities of misstatement. Obviously, professional skepticism हर time maintain होना चाहिए. And RBI has framed specific guidelines that deal with prevention of money laundering and know your customer norm. ठीक है, know your customer मतलब KYC. उसमें क्या है? RBI has formed time to time issue guidelines. RBI from time to time issue guidelines requiring banks to establish policies, procedures, and controls to deter and recognize and report money laundering activities. ठीक है. अच्छा, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना तो कुछ कुछ चीजों को उसको इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा. मतलब कुछ कुछ चीजों को जब ऑडिट प्रोसीजर करेगा, परफॉर्म करेगा, तो उसको ध्यान में रखना है. क्या है? अगर कोई एडवर्स कमेंट आया, किसके ऊपर? ऑन एडवांसेस. अभी ये जो एडवर्स कमेंट है ये कहां पर आएगा? एफेरिंग इन द फॉलोइंग. कहां पर? एक तो है प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट, एक है लेटेस्ट इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल्स, एक है रिजर्व बैंक लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट,
एक है कंकरेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, एक है रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, और मैनेजर्स चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम्बेंट इज चेंज। ठीक है, तो कौन कौन से मतलब कौन कौन से रिपोर्ट या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर एडवांस कमेंट आया तब ऑडिटर को ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट मतलब एडवांस कमेंट ऑन एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस के ऊपर अगर एडवांस कमेंट आया इन सारे रिपोर्ट्स या फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में, तब आपको ऑडिटर को ध्यान पे रखना होगा। कौन कौन सी चीज है? प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट, लेटेस्ट इंटरिम, मतलब बीच बीच में क्या होता है बैंक में खुद से ही इंस्पेक्शन होता है, तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रिजर्व बैंक लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रिजर्व बैंक जो इंस्पेक्शन कराता है हर एक बैंक का ब्रांच का उसके ऊपर, कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, any other internal report specially related to particular account, and managers charge handling over report when incumbent is changed। ठीक है, टाइप ऑफ एडवांसेस, टोटल दो तरीके के एडवांसेस होता है। ठीक है, एक है फंडेड लोन, एक है नॉन फंडेड लोन। फंडेड लोन्स में क्या है? दे आर दोस लोन्स वेयर देयर इज एन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड। फंडेड लोन्स क्या है? They are those loans where there is an actual transfer of funds from the bank to borrower। जैसे कि आप सोचिए होम लोन लिए, उसमें तो रियल में पैसा आएगा ना आपके बैंक अकाउंट में, वो है फंडेड लोन। जैसे कि टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, इंटरेस्ट रियनिंग मतलब कोई भी स्टाफ को लोन हो गया, मतलब किसी तरीके के लोन हो, मतलब जनरली 99% लोन के तरह। नॉन फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड लोन्स क्या है? जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा। नॉन फंडेड फैसिलिटी आर दोस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व सच ट्रांसफर, मतलब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट, कि भाई आप दो उसको पे, मैं उसका अगर वो पे नहीं कर पाया मैं, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी भी वही है कि अगर वो नहीं पे कर पाया तो वो बैंक कर देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मतलब ये एग्जाम्पल मैं दिया था ऑब्वियसली इसमें, बैंक गारंटी का। अच्छा, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस में क्या है? एक तो है टाइप, एक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? सेक्टर वाइज और सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज क्या है? आरबीआई इशू कॉमन गाइडलाइन फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स which bank are required to follow. These guidelines cover rate of interest, service charges, receive sanction, service charges receipt, sanction, rejection, etc. प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई एटसेट्रा। ठीक है, सिक्योरिटी ये बहुत बार आता है। सिक्योरिटी वाइज में टोटल दो तरीके के सिक्योरिटीज होते हैं। एक है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक है कोलैटरल। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? इट रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर फॉर बैंक फाइनेंस और द अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। द सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल फॉर एन एडवांस। और कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी इट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कैन बी एनी फॉर्म, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जाम्पल लिखाया था, ये आप पढ़ोगे तो आपको ही अच्छा हो। गौरव ने होम लोन लिया 1 करोड़ का एसबीआई से। ठीक है, एसबीआई ने बोला कि अभी देखिए, अभी तो होम लोन लिया, एसबीआई ने क्या बोला? टू गिव कोलेटरल ऑफ 1 लाख। मतलब पहले एक तो एक होम लोन लिया, अगर होम लोन नहीं चुका पाया गौरव, तब तो बैंक विल सेल द होम एंड रिकवर द मनी। ये तो नॉर्मल फैक्ट है, ये तो आपको पता ही है। ये हो गया प्राइमरी से, ये होम हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी, जिसके ऊपर बेस करके आपको लोन दिया जा रहा है।
जैसे कार हो गया, आप कार लोन लिए, अगर आप पैसा नहीं दे पाए वो कार उठा के लेके जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कार लोन या फिर होम लोन लिए, उसके बावजूद बैंक आपको बोला कि आप उसके साथ साथ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मतलब जो भी बैंक का वो ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, अगर एक्स्ट्रा आपसे सिक्योरिटी मांगे कि सोचिए 1 लाख रुपए का आप मुझे कोई भी सिक्योरिटी लाके दो, वो गारंटी भी हो सकता है, वो रियल में कोई आप कार या फिर गोल्ड कुछ भी आप सिक्योरिटी डाल सकते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा जो 1 लाख का है वो हो गया कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? नॉर्मली मतलब ऑब्वियसली गोल्ड, ऑर्नामेंट एंड बुलियन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, थर्ड पार्टी गारंटीज है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज मतलब डिवेंचर हो गया, फिर शेयर्स हो गए, ये सारे। ठीक है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब किस किस तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट किया जा सकता है। मॉर्गेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, असाइनमेंट है, सेट ऑफ है, लियन है। एक एक करके देखते हैं। मॉर्गेज, मॉर्गेज में दो तरीके के मॉर्गेज होते हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या है, इट कैन बी इफेक्टेड बाय by registered instrument called the mortgage deed signed by the mortgagor। मतलब जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज इट कैन बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मॉर्गेज डीड। ठीक है। और इक्विटेबल मॉर्गेज है, इट इज इफेक्टेड बाय द मेरी डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड, मतलब उसको बस आप टाइटल डीड को उसको बस दे दो। ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी देयर ऑफ, मतलब आपको बस वो टाइटल डीड देना है या फिर कोई भी नाम का डॉक्यूमेंट्स दे दो जो आपका टाइटल स्पेसिफाई करे, उससे ही हो जाएगा। प्लेज, प्लेज में क्या है, इट इन आप ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े ही होंगे। इट इन्वॉल्व्स बेलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोअर टू द लेंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ज देयर ऑन एज सिक्योरिटी फॉर द एडवांस। ये इसमें क्या बोला है, इट इन्वॉल्व्स bailment or delivery of goods, bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention of creating a charge thereon as security for the advance। ठीक है। मतलब इसमें क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द borrower टू द लेंडिंग बैंक विद द इंटेंशन टू क्रिएटिंग चार्ज, मतलब उसको अगेंस्ट में डाल के चार्ज क्रिएट करना, ऑब्वियसली एज ए सिक्योरिटी। ठीक है। हाइपोथिकेशन, it is the creation of equitable charge which is created in favor of lending bank, मतलब जो पैसा दे रहा है उसके फेवर में एक क्रिएशन होता है इक्विटेबल चार्ज का, बाय एग्जीक्यूशन ऑफ, मतलब कोई भी अगर इक्विटेबल चार्ज आप क्रिएट करो हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके, ऑब्वियसली वो हाइपोथिकेशन हो गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल सिक्योरिटीज, मतलब ये मूवेबल सिक्योरिटीज के ऊपर ही हाइपोथिकेशन होगा, इमूवेबल सिक्योरिटीज के ऊपर नहीं। असाइनमेंट, it represents a transfer of existing or future debt, right or property belonging to a person in a favor of another। मतलब अगर आप सोचिए कि एक अमित बोल के एक लड़का है, वो बोल दिया कि आप मेरा लोन ले लो। ठीक है। सोचिए होम लोन लिया, ठीक है, कि आप मेरा घर खरीद लो, घर खरीदने में बस मुझे 50,000 दे दीजिएगा या फिर 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, और जितना लोन है बस वो आप ये कर दीजिएगा, मतलब जितना लोन है उसको आप पे आउट कर देना, तो आप खरीद सकते हो ऐसा। तो वो जो है ना कि एक जो लोन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन देगा, ये है असाइनमेंट। ठीक है। असाइनमेंट गिव्स द असाइनी एब्सोल्यूट राइट ओवर द मनी और डेट असाइन टू हिम, मतलब जो जो आप जो जैसे अमित गौरव को ट्रांसफर किया ना लोन, तो अभी क्या है, अभी अगर ऐसा लोन हुआ जिससे अभी तक 10 लाख रुपए आप उठाए नहीं, मतलब आपके पास अलर्ट तो है आप उठा सकते हो लेकिन अभी तक उठाए, तो
गौरव के पास मतलब एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा कि वो कभी भी बिना परमिशन के वो उसका ही पैसा है ऐसा लाइक वो उठा सकता है। ठीक है। सेटअप, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, सेटअप का पता ही है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होनली और पार्टली दैट डेबिट बैलेंस lying in another account of the debtor। ठीक है। For the purpose of setup, all the branches of a bank are treated as one single entity। ठीक है। Lien, it is a creation of legal charge, it is a creation of legal charge, consent of the owner, which gives lender a legal right to seize and dispose, liquidate the asset under lien। ठीक है। It is a creation of legal charge with consent of the owner, which gives lender a legal right to seize and dispose or liquidate the assets under lien। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर एडवांसेस ये दो तरीके के हैं। एग्रीकल्चर एडवांसेस दो तरीके के होते हैं, एक है लॉन्ग ड्यूरेशन कॉप, एक है शॉर्ट ड्यूरेशन कॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन का इट वुड बी कॉप विथ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। मतलब क्रॉप सीजन मतलब क्या है कि इधर यार मैं नहीं लिखूंगा। इट मीन्स द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप रेज वुड बी एज डिटरमाइंड बाय द क्रॉप्स रेज। ठीक है। ये क्या है, इट कुड बी एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि एकदम एकदम फर्स्ट से सीडिंग से स्टार्ट कर दीजिए, सीडिंग के पहले भी अगर कुछ होता होगा उससे एकदम हार मतलब पूरा जब खिला खिला एकदम बन जाएगा उस तक का पीरियड को एक क्रॉप सीजन बोला जाता है। ठीक है। अगर वो क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर हुआ तो तब तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो गया। और अगर मतलब कोई भी हुआ लेकिन लॉन्गर देन ड्यूरेशन क्रॉप्स नहीं हुआ तो ऑब्वियसली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अभी और दो कंसेप्ट है, एक है ड्राइंग पावर, एक है सैंक्शन लिमिट। ड्राइंग पावर क्या है, इट इज जनरली addressed as DP। It is an important concept for each cash credit facility available from banks and financial institutions। Drawing power क्या है, drawing power is the limit up to which a firm or company can withdraw from the working capital limit sanction। ठीक है। मतलब पहले वर्किंग कैपिटल लिमिट एक दिया जाता है, उसके ऊपर मार्जिन रखा जाता है, फिर दिया जाता है ड्राइंग पावर। ठीक है। दिस आर सैंक्शन लिमिट क्या, इट इज अ टोटल एक्सपोजर दैट ए बैंक कैन टेक ऑन ए पर्टिकुलर client for facilities like cash credit, overdraft, export packing credit and non-funded exposure। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग पावर कैसे कंप्यूट होता है, ये एग्जांपल्स है। ठीक है। ये क्या है, स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू लेस अनपेड अनपेड स्टॉक मतलब क्या, स्टैंडिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेंस या फिर एलसीएस मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आ गया पेड फॉर स्टॉक। फिर मार्जिन, फिर आ गया फाइनल बैलेंस स्टॉक का। फिर डेटर्स, टोटल डेटर्स, इन एलिजिबल डेटर्स, ये हो गया एलिजिबल डेटर्स, लेस मार्जिन एट द 40%, ये हो गया डेटर्स। तो टोटल डीबी मतलब स्टॉक प्लस डेटर्स। ठीक है। ये मैं आपको समझाया था तब। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म मतलब लॉस को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है। उसमें क्या है, तीन तरीके के वो क्लासिफाई किया है एडवांसेस को इन एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म। क्या है, एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक है आउट ऑफ ऑर्डर, एक है ओवरड्यू। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरड्यू कर लेते हैं। ओवरड्यू मतलब एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी ऐसा बैंक को पेमेंट करने वाला कोई भी अमाउंट है
जो ड्यू डेट में पे नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो ओवर ड्यू हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या? An asset becomes non-performing asset when it ceases to generate income for the bank। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो क्या है? वो एक एसेट है which becomes NPA when it ceases to generate income for the bank। ठीक है, a loan or advance is NPA when interest and या फिर और installment of principal remain overdue for a period more than 90 days। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोन वो एनपीए बन जाएगा अगर उसका इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल वो ओवर ड्यू हुआ फॉर ए पीरियड मोर देन 90 डेज। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। मतलब जो ईएमआई है ना, वो अगर 90 डेज के ऊपर ओवर ड्यू हुआ तो ऑब्वियसली वो एनपीए हो जाएगा। और क्या है? अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर भी पढ़ लेते पहले। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ the outstanding balance remain in continuously in excess of the sanction limit। अच्छा सोचिए, आप ही सोचिए कि कोई भी लोन वो सैंक्शन लिमिट के ऊपर एक्सेस कैसे हो सकता है? ठीक है, लाइक सैंक्शन लिमिट तो एकदम टॉप लेवल है ना, तो उसके ऊपर कैसे हो सकता है? क्या होता है कि नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स करते हैं कि सोचिए आपका सिक्योरिटी हुआ। बैंक पहले तो आपका जब कैश क्रेडिट देगा ना तो वो हर महीने एक स्टॉक स्टेटमेंट लेगा जिसमें स्टॉक एंड डेटर्स का टोटल एजिंग वाइज आपका रिपोर्ट रहेगा कि वो 0 to 90 डेज ओल्ड कौन कौन से डेटर्स है, 90 to 120 डेज कौन कौन से डेटर्स है, 120 to 180 डेज कौन कौन से डेटर्स है, एंड मोर देन 180 डेज कौन कौन से डेटर्स है। अभी उसका जो टोटल होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर हर एक बैंक का अलग अलग होता है, उसके ऊपर एक परसेंटेज काट के वो डालता है सैंक्शन लिमिट। ठीक है, सोचिए 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 जो स्टॉक है ना, स्टॉक है 100 करोड़ का। ठीक है, मतलब ये है फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में स्टॉक स्टेटमेंट आया तो उसमें सोचिए डेटर्स नहीं है उसमें, बस स्टॉक ही है। डेटर्स रहेगा भी फिर भी सेम ही होगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बस अभी पकड़ रहा हूँ कि स्टॉक नहीं है, डेटर्स नहीं है। ठीक है, अभी फरवरी मंथ में स्टॉक था 100 करोड़, स्टॉक है 100 करोड़। बैंक का एक रूल है कि वो 10% काट के सैंक्शन लिमिट इशू इशू करता है, कि सैंक्शन लिमिट देता है। ठीक है, तो इसका सैंक्शन लिमिट क्या हुआ? 90 करोड़। एक टाइम के लिए मैं पकड़ लेता हूँ कि बैंक का नियम है कि सैंक्शन लिमिट इज इक्वल टू ड्राइंग पावर। तो अभी क्या है? सैंक्शन लिमिट भी 90 करोड़, ड्राइंग पावर भी 90 करोड़। ठीक है, अभी वो अपना कोई भी पैसा नहीं निकाला।
ठीक है। मार्च में फिर से स्टॉक स्टेटमेंट आया, उसमें जो स्टॉक का वैल्यू है वो दे दिया 80 करोड़। तो उसका नया सैंक्शन लिमिट क्या हो गया? 10% कमा के 90% सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर क्या हो गया? 72 करोड़। लेकिन उसके अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 90 करोड़ है। ठीक है, 90 करोड़ है। तो ये हो जाएगा, अगर ये बहुत दिन से हुआ, बहुत दिन तक हुआ, कंटिन्यूसली हुआ, तब ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तब ये क्या होगा? आउट ऑफ ऑर्डर। समझे? हाँ। इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द, अगर मतलब एक तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बहुत दिन तक था, तब तो वो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। अगर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर वो मतलब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर वो जो प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट है, वो लेस देन सैंक्शन लिमिट हुआ, लेकिन देयर आर नो क्रेडिट, मतलब उसमें कोई अमाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ, उसमें कोई अमाउंट दिया ही नहीं गया, ठीक है। देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस, मतलब उसमें कोई क्रेडिट हुआ ही नहीं उस बैंक अकाउंट में, ठीक है, कोई अमाउंट डिपॉजिट हुआ ही नहीं, या फिर क्रेडिट हुआ है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है टू मीट द इंटरेस्ट डेबिट, तब ऑब्वियसली वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। और एनपीए क्या होगा? एक तो है कि अगर ओवर ड्यू रहा मोर देन 90 डेज, एक अमाउंट अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्यू और कैश क्रेडिट, और या फिर हो सकता है कि बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। ठीक है। एक तो कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर मोर देन 90 डेज तक अगर रहा, ठीक है, ओवर ड्यू, तब वो हो जाएगा कि आउट एनपीए। अगर ऐसा भी हुआ कि बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तब भी हो जाएगा। या फिर आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हुआ, तब भी हो जाएगा एनपीए। ये तो मैं क्लास में बनाया था। इन एक्सप्रेस ऑफ सैंक्शन, अगर ये सो हुआ आउट ऑफ, अगर नो हुआ तो देखो कि देयर आर क्रेडिट इन दैट अकाउंट विद इन 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अगर whether if it is sufficient to cover the interest debited during the, मतलब वो किसी से पूछो, there are no credits in that account continuously for 90 days as on the date, तब तो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। अगर वो क्रेडिट हुआ भी, ठीक है, whether it is sufficient to cover the interest debited during the, वो दो आंसर होते हैं, या तो यस या तो नो। अगर यस हुआ तब तो बल्ले बल्ले, अगर नो हुआ तब तो आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ, अभी एग्रीकल्चर एडवांसेस का एनपीए नॉर्म्स क्या होगा? A loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop season। टू क्रॉप सीजन मतलब, एक क्रॉप सीजन मतलब क्या, पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक विद इन एनी ईयर, मतलब मोर देन ईयर। और क्या है, ए लोन ग्रांटेड फॉर ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द, मतलब ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप।
2 साल का बोला ना। If the installment of principal or interest thereon remains overdue for non-crop for one crop season, ठीक है। अच्छा, एनपीए के कैटेगरीज क्या क्या? कैटेगरीज ऑफ एनपीए, एक है सब स्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल, एक है लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर पीरियड ऑफ 12 डेज, ठीक है। डाउटफुल में क्या है कि डाउटफुल में टोटल 3 सेक्शन है, D1 D2 D3। D1 क्या है? अकाउंट विच हैज बीन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ, मतलब अगर सब स्टैंडर्ड में रहा 12 मंथ तब वो D1 में आ जाएगा। D2 क्या है कि अकाउंट विच इज in doubtful category more than 1 year, but up to 1 year, ठीक है। D2 क्या है? अकाउंट विच इज इन डाउटफुल कैटेगरी फॉर मोर देन 1 year बट अप टू 3 years। और D3 में क्या है? अकाउंट विच इज डाउटफुल कैटेगरी फॉर मोर देन 3 years। लॉस एसेट तो छोड़ ही दो, एडवांसेस वेयर हैज बीन आइडेंटिफाइड by the bank or internal or external auditors to the RBI inspection, but the amount has not yet been write off fully। अभी कुछ कुछ छोटू मोटू से कॉन्सेप्ट है, फिर हो जाएगा बैंक ऑडिट खत्म। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, मतलब बहुत सारे एडवांसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर सोचिए किसी को 100 करोड़ का लोन चाहिए। अभी क्या है, एक बैंक के लिए 100 करोड़ देना वो मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक क्या करते हैं, एक गिरोह बनाते हैं गिरोह मतलब ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप मिल के पैसा देता है, ठीक है, किसी बंदे को। जैसे एसबीआई दे दिया 50 करोड़, आईसीआईसी दे दिया 30 करोड़, एडीएफसी दे दिया 20 करोड़, ऐसे करके, ठीक है। इधर भी वही बोला, इट मीन्स एडवांसिंग लोन टू बोरोअर बाय 2 or more बैंक ज्वाइंटली फॉर कंसोर्टियम, ठीक है। जॉइंट अप्रेजल, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग will facilitate for exchange of valuable information among the banks. Usually banks with a higher share will lead the consortium। Obviously जिसका ज्यादा पैसा होगा वो कंसोर्टियम लीड करेगा। Accounts where there is an erosion in the value of security या फिर fraud committed by borrowers। पहले erosion मतलब क्या? Erosion means the gradual destruction or diminution of something not prudent to follow stages of asset classification। मतलब क्या है? Gradual destruction, or it should be classified as sorry, it means gradual destruction or diminution of something not not prudent to मतलब कोई भी स्टेज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड डाउटफुल और लॉस है, मतलब ये दोनों टाइम पे वो स्ट्रेट अवे डाउटफुल या फिर लॉस ऐसे क्लासिफाई कर लो। Reduction in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value is less than 50%. Even in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value is less than 50% at the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of inspection। ठीक है। Reduction in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value 50% of the value adverse by the bank, ठीक है। Such NBS may be straight away classified as doubtful। मतलब क्या है? अगर जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है
और वो 50 लेस देन 50% हो गया ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई, तब वो डाउटफुल में आ जाएगा स्ट्रेट अवे, मतलब कोई देखना नहीं, डायरेक्ट डाउटफुल। और अगर उसका रियल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर, मतलब जितना भी पैसा आउटस्टैंडिंग है उसका अगर 10% हुआ, मतलब लेस देन 10%, तब वो स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज ए लॉस एसेट में। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन 50% ऑफ एसेट वैल्यू तो डाउटफुल एसेट, लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू तो बैरियर्स ऑफ बोरोअर, सॉरी, तब ऑब्वियसली वो हो जाएगा लॉस एसेट। टेक आउट फाइनेंस क्या है? इट इज a method of financing whereby a loan that is produced later, it is used to reduce the limitation loan। ठीक है, टेक आउट फाइनेंस है, इट इज a method of financing whereby a loan that is procured later is used to reduce the initial loan। ठीक है, मतलब एक लोन लिए हो आप, अगर उसका सोचिए 8% का इंटरेस्ट है, आप दूसरी जगह पे कहीं गए, वो 6% इंटरेस्ट में आपको लोन देने के लिए तैयार है, वो भी अच्छा बैंक है, तो ऑब्वियसली आप तो 6% का ही पकड़ पसंद करोगे ना। सही बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है टेक आउट फाइनेंस का? टू एक्सपेंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टू एड्रेस सेक्टोरियल ग्रुप एंटिटी एक्सपोजर इश्यूज, and to boost the availability not longer their debt finance for projects। ठीक है, तो क्या है, एक एक्सपेंड रिसोर्सेज फॉर फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टू एड्रेस सेक्टर ग्रुप बाय एंटिटी एक्सपोजर टू इश्यूज एंड एक्सेस लाइबिलिटी इन मिसमैच कंसर्न ऑफ टेंडर। ओके, टू बूस्ट द एबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेन्योर डेट। ठीक है, तो आज हम लोगों का बैंक ऑडिट खत्म हो गया। आई होप कि आपका मतलब ये क्लास आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाय। अरे